बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अली हुसैन और आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 में से बेटा टॉपिक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर सबसे पहली चीज बेटा जो हम डिस्कस करेंगे वो है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से होते हैं? तो हम बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं इन रेफरेंस लाइंस को। एक बेटा हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, और एक हमारे पास वर्टिकल लाइन है जिसे हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ये जो एक्सिस है बेसिकली ये क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं। तो यहाँ पर बेटा मैंने 2D के अंदर ड्रा किया है, 2 डायमेंशनली मैंने ड्रा किए हैं। 2 एक्सिस हैं एक्स एंड वाई। 3D के अंदर 3 एक्सिस आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल और तीसरा बेटा आउटवर्ड या फिर इनवर्ड होगा। लेकिन तीनों के दरमियान बेटा 3D के अंदर 3 एक्सिस है, तीनों के दरमियान 2D के अंदर 2 एक्सिस है, दोनों के दरमियान जो एंगल है बेटा वो 90 है। दोनों के दरमियान एंगल कितना है? 90। इसलिए हम इन्हें बोलते हैं कि दीज आर द रेक्टेंगल कंपोनेंट्स। रेक्टेंगल एक्सिस है। रेक्टेंगल एक्सिस का मतलब क्या है? रेक्टेंगल एक्सिस का मतलब कि दोनों के दरमियान एंगल 90, 3 है तो तीनों के दरमियान एंगल 90। तो 2D की बात कर रहे हैं तो बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस किसे कहते हैं? 2 और 3 रेफरेंस लाइंस राइट एंगल टू ईच अदर। तीनों के दरमियान बेटा एंगल कितना होगा? 90। तो इस केस में हमारे पास बेटा कितने एक्सिस हैं? 2। तो एक हमारे पास होगी हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी बेटा हमारे पास होगी वर्टिकल लाइन। बेटे हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने क्या बोला है? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है वो हमारे पास कौन सी होगी? वाई एक्सिस। ये कुछ इस तरह से है कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना आ गया? 90। तो ये मेरे बेटे क्या कहलाएंगे? राइट एंगल कहलाएंगे। अब हमने यहां पर बनाया 3D। 3D के अंदर बजाय आपको लग रहा है शायद ये 90 पे नहीं है, तो ये बेटा एक्चुअल के अंदर कुछ इस तरह से है कि ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये वाई, और ये तीसरा एक्सिस आपके पास कुछ यूं है। अब तीनों में आप बेटा एंगल देख सकते हैं, एक्स और वाई में एंगल 90, वाई और जी में एंगल 90, एक्स जी में भी बेटा एंगल कितना है? 90। तो ये तीनों एक्सिस जो हमने बनाए हैं एक्स वाई जी, तीनों के दरमियान एंगल भी बेटा क्या है? 90। तो जब ये 2 या 3 लाइनें कंबाइन होती हैं बेटा एक पॉइंट पे, इंटरसेक्ट करती हैं, 2 या 3 रेफरेंस लाइंस जब इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे और वो तीनों बेटे क्या होती हैं? रेक्टेंगल होती हैं, राइट एंगल होती हैं, तो वो मिलके क्या बनाती हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाती है। 2D के अंदर है तो 2 लाइन बेटा इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है तो उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? ओरिजिन का। 3D के अंदर ये 3 लाइनें इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये बेटा क्या कहलाएगा? ओरिजिन कहलाएगा। ये ऐसे है एक्स वाई और जी, तो ये बेटा 3 एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो तीनों के दरमियान बेटे एंगल 3 एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो तीनों के दरमियान एंगल कितना है? 90। और इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे कर रही है वो पॉइंट क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। तो बेटा हम कहते हैं सेट ऑफ 2 और 3 रेफरेंस लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों एक दूसरे के 90 एंगल पे होती हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे ये तीनों के दरमियान एंगल बेटे क्या है? 90। ये जरा गौर करेंगे आप कि तीनों के दरमियान एंगल कितना है? 90। एक्स वाई जी तीनों इंटरसेक्ट कर रही है एक ही पॉइंट पे। तो इस सिस्टम को हम फिर क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। या फिर बेटा इसका दूसरा नाम आप याद रखेंगे, कार्टेशियन सिस्टम। 2D के अंदर बेटा जनरली हम एक्स एक्सिस को बोलते हैं ऑब्सिसा, वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये 2 नाम भी बेटा आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं। अब बेटा जिस पॉइंट पे ये तीनों या 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। ओरिजिन जनरली बेटा एक्स वाई जी एक्सिस की वैल्यू वहां पर 0 होती है, इसलिए हम ओरिजिन को 2D के अंदर कुछ यूं लिखते हैं कि 0 वैल्यू एक्स एक्सिस की है और 0 ही वैल्यू वाई एक्सिस की है। अगर 3D की बात करते हैं तो रीजन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई और जी तीनों के लिए बेटे वैल्यू क्या लिखते हैं? 0, क्योंकि हमारे पास वो एक रेफरेंस पॉइंट है कि जहां से वो वैल्यू स्टार्ट हो रही है, और वो वैल्यू हम कहां से स्टार्ट करते हैं? 0 से स्टार्ट करते हैं। 2D की बात करेंगे तो बेटा इसे हम बोलते हैं प्लेन। 2D की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? प्लेन। 3D की बात करेंगे तो ये बेटा क्या आ जाएगा? स्पेस आ जाएगा।
इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ। बेटा नेक्स्ट फेज में हमारे पास है कि अगर एक प्लेन के अंदर टू डायमेंशनल मोशन के अंदर हमने एक वेक्टर ड्रा करना है तो उसके लिए हमें कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं या किस तरह से एक वेक्टर ड्रा किया जा सकता है 2D के अंदर। तो जाहिर सी बात है बेटा, एक वेक्टर को 2D के अंदर जाहिर करने के लिए मैं कहता हूं मेरे पास ये पॉइंट था, ये वाला पॉइंट जो मैंने लगाया, इस पॉइंट के लिए बेसिकली मुझे दो वैल्यूज चाहिए थी, एक एक्स एक्सिस की तरफ और दूसरी वाई एक्सिस की तरफ। इस पॉइंट को मैंने मिला दिया बेटा एक वेक्टर के थ्रू। अब ये वेक्टर मुझे बताएगा कि इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, और उस लोकेशन को फाइंड करने के लिए हमें बेटा ये दो वैल्यूज चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू आई मैं उसे कह देता हूं बेटा ए, कोई भी नंबर हो सकता है। वाई एक्सिस पे जो वैल्यू आई उसे बेटा मैं बोल देता हूं बी। तो इस पॉइंट के बेटा कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, ए बी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये वाला जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से 4 पॉइंट दूर है और बी एक्सिस से 3, तो ये वैल्यू क्या बनेगी 4 एंड 3। तो एक वेक्टर को, एक पॉइंट को 2D के अंदर ड्रा करने के लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए। इन पॉइंट्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये वो नंबर्स हैं जो हमें किसी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं 2 डायमेंशनल मोशन के अंदर या फिर 3 डायमेंशनल मोशन के अंदर। ये हमारे पास 3 डायमेंशनल मोशन है। अब 3 डायमेंशनल मोशन है तो हमें 3 पॉइंट चाहिए, ए बी और सी। ए एक्स एक्सिस की तरफ होगा, बी वाई एक्सिस की तरफ होगा, सी जी एक्सिस की तरफ होगा। तो इसका मतलब 2 डायमेंशनल मोशन के अंदर दो पॉइंट्स, इस पॉइंट दो जो नंबर्स कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं। 3D के अंदर ये 3 नंबर्स बेटा इस पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं। तो ये नंबर बेसिकली क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। Numbers which indicate the position, location of a point in plane or space with respect to some reference point, कि वो नंबर कहां से शुरू हो रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट से जहां पर दोनों की वैल्यू 0 है। यहां से स्टार्ट होके ये नंबर हमें इस पॉइंट की लोकेशन बता रहे हैं। तो इसका मतलब 2D के अंदर वेक्टर को जाहिर करने के लिए दो डायमेंशन चाहिए थी। एक बेटा हमने बनाया हॉरिजॉन्टल एक्सिस और दूसरा कौन सा था, दूसरा हमने बनाया वर्टिकल एक्सिस, या जिसे हम बोल सकते हैं बेटा वाई और इसे हम बोल सकते हैं एक्स। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बेटा इस वेक्टर को ड्रा करने के लिए हमने एक एंगल भी बनाया है थीटा। एक एंगल भी चाहिए, एंगल थीटा। इसके लिए बेटा दो कंडीशंस हैं। नंबर 1 कि ये एंगल हमेशा हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। एरो बेटा वाजे कर रहा है कि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। इसका मतलब बेटे क्या होगा कि एंगल हमें चाहिए, इसके लिए कंडीशन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और बेटा डायरेक्शन उसकी क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन बेटा उसकी क्या, एंटी क्लॉकवाइज को बेटा आप काउंटर क्लॉकवाइज भी लिखते हैं, इसका मतलब भी वही है। तो बेटा सेम मीनिंग है दोनों का, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, और वो स्टार्ट कहां से होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो 2D के अंदर दो एक्सिस चाहिए, दो नंबर्स चाहिए जिनको बेटा हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, और एक एंगल चाहिए जो एंगल हमें बेसिकली कहां से स्टार्ट होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और उसकी डायरेक्शन क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो। तो चलिए जी बेटा नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेक्टर इन अ स्पेस। तो जब बात बेटा हम स्पेस की करते हैं तो इसका मतलब हम आ गए हैं जी 3D के अंदर। यहां पर जो हमारे पास मोशन थी बेटा ये सारी की सारी किसमें थी, 2D के अंदर थी। अब 3D के अंदर आपने एक पॉइंट को जाहिर करने के लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस बेटा कौन कौन सी हैं, एक्स वाई जी। इनके अलावा जो कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा एक्स के लिए ए वैल्यू है, वाई के लिए बी वैल्यू है, जी के लिए सी वैल्यू है। अब अगर 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो मेरा बेटा 3 एंगल भी चाहिए। तो y से जो एंगल बनेगा बेटा वो एंगल क्या होगा, बीटा। इसी तरह x से जो एंगल बनेगा बेटा वो एंगल क्या कहलाएगा, अल्फा।
बेटा जी से जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या नाम देंगे, उस एंगल को हम नाम देंगे गैमा। तो इसका मतलब यहां से तीन एंगल भी बन रहे हैं, ए से अल्फा, बी के लिए बीटा, सी के लिए गैमा। तो मेरे बेटे तीन डायमेंशन चाहिए एक्स वाई जी, तीन ही कोऑर्डिनेट्स चाहिए और तीन ही एंगल चाहिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये कि बेटा एंगल हमेशा स्टार्ट होने चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा ये तीनों एंटी क्लॉकवाइज ही हैं। बजाहिर आपको ये लग रहा है कि शायद ये वाली जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्योंकि हम इनको 3D के अंदर ड्रा नहीं कर सकते, तो बेटा ये एंगल देखिए, ये तो दोनों आपको वाज़े नजर आ रहे हैं कि ये पॉजिटिव से भी है और एंटी क्लॉकवाइज है, ये शायद आपको लग रहा है। लेकिन इसके लिए छोटी सी टेक्निक मैं बता देता हूं, आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। कि हमारे पास बेटा ये कुछ इस तरह से है कि ये आपके पास एक्स वाई और जी एक्सिस है। चले इनको कंसीडर कर लें कि ये बेटे आपके पास, चले इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बेटा ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस और ये वाला एक्स एक्सिस, इनके दरमियान कहीं ये वेक्टर है। तो बेटे आपने करना क्या है, जिस एक्सिस के साथ एंगल फाइंड करना है, जिस एक्सिस के साथ एंगल फाइंड करना है, सामने वाली प्लेन के अंदर आपने वॉच रखनी है, घड़ी रखनी है। तो आपको नजर आएगा कि उस प्लेन के अंदर जो डायरेक्शन आप वेक्टर की ले रहे हैं, जो डायरेक्शन आप उस एंगल की ले रहे हैं, वो उस घड़ी के ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये अल्फा है एक्स के साथ, ये अल्फा एंगल बन रहा है इसका एक्स के साथ। तो इस प्लेन में घड़ी रखेंगे तो प्लेन में रखी गई घड़ी बेटा ये वाजे कर रही है कि ये रोटेशन उसकी ऑपोजिट है। अल्फा फाइंड करेंगे तो बेटा वाई जी में प्लेन आए, वाई जी प्लेन के अंदर घड़ी रखी जाएगी। वाई के लिए बीटा, बीटा फाइंड करने के लिए आपने बीटा अगर फाइंड करना है, इसको हमने जी लिया हुआ है तो जी फाइंड करना है तो गैमा आएगा। गैमा फाइंड करने के लिए आपने इस प्लेन के अंदर घड़ी रखनी है। इस प्लेन के अंदर घड़ी रखेंगे तो आपको वाजे नजर आएगा कि उसकी जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। इसी तरह इसके साथ एंगल फाइंड करना है, वाई के साथ बेटा बीटा है तो वाई के साथ बीटा एंगल फाइंड करना है तो इस प्लेन में घड़ी आएगी। तो जिस एक्सिस के साथ एंगल फाइंड करना है उससे बाकी जो प्लेन बच रही है उस प्लेन के अंदर आपने घड़ी रखनी है और उसकी रोटेशन बेटा हमेशा क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज आएगी। तो ये तीनों एंगल्स हैं वो बेटा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हैं और हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बेटा जितने भी वेक्टर्स हमारे पास हैं उन वेक्टर्स, तो बेटा वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। जितने भी वेक्टर्स हैं वो इसी मेथड से बेटा ऐड किए जाते हैं। तो बेटा हेड टू टेल रूल क्या है, इसके लिए कुछ एक कॉमन पॉइंट्स है हमारे पास। सबसे पहला स्टेप क्या है कि ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस, कि जो भी वेक्टर हमारे पास हैं हम उनकी लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि वेक्टर्स को हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन के साथ, उस लाइन के एक एंड पे बेटे क्या होता है, एरो। लाइन आपको मैग्नीट्यूड बताता है, एरो बेटे आपको उसकी डायरेक्शन बताता है। तो हम कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव लाइन हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास ये कोई भी एक वेक्टर है बेटा ए, ये एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बेटे आप कोई भी रिप्रेजेंट कर लें कि ये हमारे पास दूसरा वेक्टर आ गया बी। तो बेटा हम कहते हैं कि ये दो हमारे पास वेक्टर है। ये बात वाज़ेह रहे कि इन दो पॉइंट में से जो इनकी लाइन है वो हमें बेटा किस बारे में बताती है, इन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के बारे में, और इनके जो एरो हेड हैं बेटा ये हमें किस बारे में बताते हैं, इनकी डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। बेटा पहले स्टेप के अंदर आपने ये लाइंस ड्रा की, सेकंड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, ये वेक्टर इस तरह से ऐड किए जाते हैं कि सेकंड वेक्टर ये है, ये फर्स्ट के साथ बेटे इस तरह से अटैच होगा कि इसकी टेल, सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ अटैच होनी चाहिए। सेकंड की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ अटैच होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बेटा मैंने ये पहला वेक्टर ड्रा किया, ये वेक्टर ए था, बी वेक्टर हम इस तरह से ड्रा करेंगे कि उसकी टेल ए वेक्टर के हेड के साथ अटैच हो जाए। अब इस लाइन को बेटा कंप्लीट कर लेते हैं। द सेकंड वेक्टर अटैच विद द फर्स्ट वेक्टर हमारे पास कौन सा था, ए, इन अ वे दैट टेल ऑफ सेकंड बी मस्ट अटैच विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए। जितने भी वेक्टर्स हमने ड्रा करने हैं बेटा, ऐड करने हैं, नंबर्स ऐड करने हैं, तो बेटा एक से ज्यादा इसी तरह से ऐड होंगे कि ये वेक्टर और ये वाला वेक्टर कौन सा है बेटा, बी, अगले आने वाले वेक्टर की टेल इससे पिछले वेक्टर के हेड के साथ अटैच होनी चाहिए। तो ये नंबर ऑफ वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रा करना है,
रिजल्टेंट वेक्टर के लिए बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर का टेल, बात गौर से सुननी है आपने। रिजल्टेंट के लिए क्या चीज का ख्याल रखना है कि रिजल्टेंट की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ, और जो हेड है वो लास्ट वेक्टर के हेड के साथ अटैच होना चाहिए। टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ और हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ। तो ये बेटे आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा और ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी के इक्वल होगा। रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ इन अ वे दैट टेल मस्ट कनेक्ट विद द टेल ऑफ फर्स्ट। हमारे पास फर्स्ट कौन सा था, टेल, टेल के साथ, एंड हेड कनेक्ट विद द हेड ऑफ लास्ट, विद द हेड ऑफ लास्ट। और लास्ट वेक्टर बेटा कौन सा है हमारे पास तो दो ही वेक्टर है बी। तो फिर इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर आर बेटे किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इस तरह से बेटा हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। अब बेटा ये तो था a प्लस बी, तो क्या आया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है, क्या आया b प्लस ए को ऐड करें तो तब भी यही रिजल्ट आएगा। चलेंगे इसको बेटा ट्राई कर लेते हैं कि जी b प्लस ए, इन्हीं वेक्टर्स को ऐड करें अगर b प्लस ए की तरह, तो b प्लस ए बेटा क्या आएगा। तो ये मैंने पहले b वेक्टर ड्रा कर लिया, ठीक है बेटा, और उसके बाद मैंने ड्रा किया a वेक्टर। अब b प्लस ए इनका रिजल्टेंट ये आएगा। मेथड वही है कि टेल फर्स्ट के टेल के साथ। अब ये रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, b प्लस ए के, और ये वाला वेक्टर कौन सा था, a। अब इनको कंबाइन ड्रा करके देख लेते हैं। पहले हम कहते हैं जी हमारे पास ये वाले वेक्टर्स ड्रा होंगे। ये वाले वेक्टर्स क्या है, चले पहले b प्लस ए को ड्रा कर ले। ये बेटे वेक्टर आ गया b, ये b वेक्टर है, और ये वेक्टर कौन सा है, a। इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, टेल के साथ टेल और हेड के साथ हेड। तो ये वेक्टर r जो है बेटे क्या बता रहे हैं, b प्लस ए बता रहे हैं। अब अगर मैं a प्लस बी यही फाइंड करूं तो a बेटा यही आ जाएगा, a प्लस बी। अब इस पोर्शन को इग्नोर कर दें, ये वाला वेक्टर a है और b यहीं पर ड्रा हो जाएगा। अब जरा गौर करें, इनका रिजल्टेंट भी तो ये बन रहा है, टेल के साथ टेल, हेड के साथ हेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्टेंट वेक्टर तो बेटा ये भी है, a प्लस बी, रिजल्टेंट वेक्टर तो ये भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बेटे लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि वेक्टर एडिशन के अंदर जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो बेटे होल्ड करती है। तो ये बेटा शॉर्ट सा हमारी डिस्कशन है आज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर, और वेक्टर्स को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।